So hi, welcome to all of you to Beginner to Master for UPSC CSC by Unacademy. So please download Unacademy Learning app for more awesome videos. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट और ढेर सारा अनलिमिटेड एक्सेस। अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर फॉर योर ड्रीम यूपीएससी। सो अब हम चलिए बात करते हैं यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के बारे में। तो अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी वैसे कॉस्ट आपको पड़ती है 64,000, बट आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करने के बाद इसकी कॉस्ट जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 57,600 रुपीज़। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मी माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड जीएस फॉर यूपीएससी एंड अदर कैटेगरीज। तो अभी हम आज की जो तारीख है 27 जुलाई, उसमें जितने भी एमसीक्यू हमारे निकल के आते हैं उसे हम आज देखेंगे। तो ये सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। इस तरीके से कोई भी स्पीशीज़ अगर न्यूज़ में रहती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है कि ये स्पीशीज़ किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, पूछ रहा है कि ये जो स्पीशीज़ है पोरस करके, कोकोलिलिथोपोरस, ये समटाइम न्यूज़ में देखने को मिलती है। ये क्या है? ये क्या है? एक एल्गे है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको, ये करेक्ट आंसर हो गया बी, एक मरीन एल्गे है। ठीक है, और इसका अभी रिसेंटली इसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला है, सिंगल सेल्ड है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ग्लोबल कार्बन साइकिल को मेंटेन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन है, मरीन फाइटोप्लैंक्टन है। ठीक है, और उसके बाद इसमें और भी कुछ चीज़ें पता चली है कि एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस कुछ ज़्यादा ही करती है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट जितना ये रिलीज करती है उससे ज़्यादा ये एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि क्या है, एक तरीके से कार्बन सिंक का काम करती है। कार्बन सिंक का मतलब होता है वो चीज़ें जो कार्बन को अपने अंदर स्टोर कर लेती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एनडीएमए एक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, कि करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट इसमें सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना बताते हैं। तो ये कहता है इट इनेबल्स क्रिएशन ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट ध्यान रखिएगा, मेक ड्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। सही स्टेटमेंट है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स एनी ग्रांट दैट मेड बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टू बी क्रेडिटेड इनटू द सेम फंड। ये भी सही है, उसी फंड में डालना है। और इसके बाद इट ऑल्सो प्रोवाइड नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, तो ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, तो ये 2 साल पहले भी न्यूज़ में था, अब वापस न्यूज़ में आ गया पीएम केयर्स फंड की वजह से। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द आर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वही है कि एनडीएमए एक्ट जो है 2005, इसमें कोविड के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पर अब एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, नेशनल अथॉरिटी बनेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगी, एडवाइजरी कमेटी रहेगी। इसमें प्रिवेंशन और मिटिगेशन दोनों पे काम किया जाएगा, एक्सग्रेशिया के ऊपर काम किया जाएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड की बात की गई है। ठीक है, और इसमें बात की गई है नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पीएम केयर्स में जो भी फंड आया इसमें एनडीएमए फंड में जो है उसमें डाल दिया जाए। ठीक है, क्योंकि पीएम केयर्स फंड में क्या है कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह आया, इसका क्या है, पब्लिक अथॉरिटी इसे माना नहीं गया। ठीक है, और ये कैग जो है इसे ऑडिट भी नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो पता नहीं है किसने कितना पैसा क्या डाला है, सब कुछ थोड़ा ओपेक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके सामने इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, ये किसने लॉन्च किया है? स्पार्स। ठीक है, ये किसका प्रोग्राम है? ह्यूमन रिसोर्स का, स्किल डेवलपमेंट का, इसरो का, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का? ठीक है, तो ये किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हुआ क्या है। आईआईटी मद्रास ने ग्रीन हाइड्रोजन निकालने के लिए कुछ चीज़ें खोज निकाली हैं। ठीक है, कोलैबोरेशन करके, और हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है, वही स्कीम है ये वाली। ठीक है, पूरी की पूरी इस प्रोजेक्ट के अंदर चला है। ध्यान रखिएगा, अगर हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाते हैं तो उसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और उससे एमिशन बहुत कम होता है। ठीक है, बट उसके अपने सारे ही बहुत अलग तरीके के प्रॉब्लम है, तो हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी भी हमें आज पढ़नी है। तो इस पास जो है ये इनिशिएटिव है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ठीक है, मिनिस्ट्री का।
तो ये देखिए यही पूरी न्यूज़ थी। IITM और जर्मन इंस्टीट्यूट दोनों मिलकर कोलैबोरेट करेंगे ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस निकालने के लिए, हाई प्योरिटी हाइड्रोजन के लिए। देखिए क्या है, हाइड्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इकॉनमी के लिए, क्योंकि एक तो क्या नाम है, सस्ता पड़ जाएगा। अगर सस्ता बना लिया गया, मतलब सस्ता क्या पड़ जाएगा, बात यह है कि महंगा बनता है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो निकालना होता है ये बहुत महंगा पड़ता है, इट्स अ कॉस्टली थिंग, ठीक है। तो इसलिए दिक्कत है। तो अब क्या किया इन्होंने, एक वाटर इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे ये लोग, इसे अलग से प्योरली तरीके से फाइंड करेंगे और ये एज अ फ्यूल की तरह यूज हो पाएगा। अगर ये हो गया तो फिर सबसे बेस्ट है इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हाइड्रोजन से रिलेटेड, ये साइंस एंड टेक का पोर्शन है ये पूरा का पूरा। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हैज लॉन्ग बीन टॉटेड ऑलमोस्ट मैजिकल सोल्यूशन फॉर एयर पोल्यूशन, ओनली बाय प्रोडक्ट इसका क्या है, वाटर। तो ये एकदम सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मार्शियन मूवी अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट आप वहाँ पे देख लेंगे, जब वो हाइड्रोजन जलाता है तो उसे वाटर मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल्सो सर्व एज फ्यूल फॉर इनिशियल कंबशन इंजन, ठीक है, एकदम सही है। और लास्ट में अकर इन डिपॉजिट्स एंड रिजर्व लाइक फॉसिल फ्यूल, गलत है, ये एकदम गलत है। तो आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पहली दूसरी, यानी आपका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। डी करेक्ट आंसर है, इसमें यहाँ पे सही मार्क कर लीजिएगा, इट इज डी, ठीक है। प्लीज करेक्ट दिस वन इज डी, ठीक है। तो हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे कम रेट होता है, नॉन मेटालिक, नॉन एसिडिक, और उसके बाद ऑर्डर लेस, टेस्ट लेस, कलर लेस, डाई एटॉमिक गैस है, जीरो एमिशन देगा बर्निंग पे विद ऑक्सीजन के साथ। 90% जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम है पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। और उसके बाद क्या, मोस्ट अबंडेंट है अर्थ पर, ठीक है। बट अर्थ पे जो मिलता है वो नेचुरल रिजर्व्स में मिलता है, एज अ नॉट अ नेचुरल रिजर्व्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या मिलता है, कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है, किसके साथ, वाटर के साथ या फिर कार्बन के साथ। ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एयर पोल्यूशन जो क्राइसिस है उसे पूरी तरीके से खत्म कर सकता है, जीरो एमिशन करेगा। ये बस बेसिक पॉइंट होते हैं जो ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। अब ये बेनिफिट है, अवेलेबल होगा, डज नॉट पोल्यूट, एमिशन नहीं करेगा, नॉन टॉक्सिक नहीं होगा, रॉकेट में यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पावरफुल है बहुत ज़्यादा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। रिन्यूएबल है, ठीक है, बट कॉस्टली है रिन्यूएबल, ये बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब इसके लिमिटेशन देखिए, ये डज नॉट अकर, लिमिटेशन हमेशा ध्यान रखो, ठीक है, वो ऑप्शन में डाला जाएगा। इन रिजर्व्स लाइक फॉसिल फ्यूल, मोस्ट एक्सपेंसिव बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हाईली इनफ्लेमेबल है, मतलब फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी जल जाता है, तो डिफिकल्ट टू स्टोर है, और कॉस्ट जो है वो भी हाई पड़ जाती है इसकी स्टोरेज की। तो इसी से रिलेटेड है पूरा हाइड्रोजन इकोनॉमी। जितना हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते चलें इकोनॉमी का, लो कार्बन एनर्जी सोर्स का, तो उसे ही कहते हैं क्या है, हाइड्रोजन इकोनॉमी। बस प्रॉब्लम यही है कि प्योर फॉर्म में अर्थ में नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिक कार वैसे सब में इस्तेमाल हो सकता है आगे चल के, ठीक है। तो ये सारे रिलेटेड पॉइंट है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बन सकता है, ठीक है, और बाकी सब डिकार्बोनाइज कर सकता है। और देखिए यहाँ पे जैसे कोटेशन कहीं देनी होती है तब ये काम आता है लास्ट में आपके कंक्लूजन में, इट माइट बी बेटर टू थिंक अबाउट हाइड्रोजन इन इकोनॉमी रेदर देन अ हाइड्रोजन इकोनॉमी। इस तरीके के आपको वर्ड्स, कीवर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इसे देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें, चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि ओजोन जो है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, ओजोन जो है डायरेक्टली फॉर्म नहीं होती, इसे फॉर्मेशन के लिए फोटोकेमिकल रिएक्शन करना पड़ता है कार्बन और VOCs को। तो ये गलत है, कार्बन नहीं होता है, NOx होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गई। सेकंड है, गुड ओजोन जो होती है वो कहाँ होती है, अर्थ के अपर लेयर पे होती है जो UV से प्रोटेक्ट करती है, और बैड ओजोन जो होती है वो ग्राउंड लेवल पे होती है। तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, ओजोन की पोल्यूशन से हमें पता चलता है कि CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये गलत है, NOx का। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं।
तो सीएससी ने देखा है कि ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका मतलब है वैल्यू की व्हीकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, NOx की कंसंट्रेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और एक ये क्या है, सनी वेदर प्रॉब्लम है, जितनी ज़्यादा धूप होगी, धूप और NOx मिलकर आपस में क्या कर देंगे, ये वाली प्रॉब्लम, ओजोन की प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो वही सारे पॉइंट है, हमने यहाँ पे सारे के सारे किए हुए। देखिए ये पूरी न्यूज़ थी, इससे सारा का सारा कवर कर लिया, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है खास, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं ओजोन के बारे में। O3 होती है, हाईली रिएक्टिव गैस होती है, बाकी जगह इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। गुड ओजोन तो अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाती है, ठीक है। फिर उसके बाद NOx के साथ मिलकर पॉल्यूटेंट बना देती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं लोवेस्ट में जो मिलती है ट्रोपोस्फेयर में, उसे कहते हैं बैड ओजोन, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं, पहले यहाँ पे अर्बन एरिया में बनता है, फिर ये रूरल एरिया में चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग गैसेस, ये सारी हैं CFC, HCFC, हेलोन्स, ठीक है। कगाली एग्रीमेंट किससे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से डील करता है, उन्हें रोकता है, ठीक है। और सरफेस लेवल ओजोन जो होती है उसे हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्रॉप फॉरेस्ट को हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हो सकता है, ये सारी बीमारी हो सकती है, लंग फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। अब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव क्या लिए हैं, BS6 नॉर्म्स लेके आई है, ठीक है। 5 को स्किप करके सीधा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लेके आई है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आया है, फिर उसके बाद एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स लेके आई है 779 लोकेशंस पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इसे सॉल्व कीजिए। चलिए तो बेसिक पॉइंट थे, देख लीजिएगा बाकी आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में जितना ध्यान रखना था, क्वेश्चन में जितने ध्यान रखने वाले पॉइंट थे वो सारे हम लोगों ने कर लिए हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो है, ये किसने लॉन्च की, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के ऊपर, ये किसने लॉन्च की, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर है FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। लगातार इसके बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसे ग्लोबल थ्रेट अब उसने बता दिया है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ थी, इसमें उसने कहा कि इसमें बहुत सारा पैसा क्या हो रहा है, कमाया जा रहा है, और इससे बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। तो ग्लोबल थ्रेट कहा है। FATF के बारे में हम जानते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मनी लॉन्ड्रिंग और किससे, टेरर फाइनेंसिंग से लड़ती है। G7 के समिट में बनाई गई थी पेरिस में 1989 में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है, 38 मेंबर हैं, इंडिया क्या है, इसका मेंबर कब बना, 2010 में, मतलब जब फाउंडिंग मेंबर इंडिया इसका नहीं है, ठीक है। चलिए ग्रे लिस्ट, ये सब हम पूरी लिस्ट इसकी पहले ही करंट अफेयर्स में कर चुके हैं, तो प्लीज़ पुरानी वीडियो देखिए, वहाँ पे इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सामने फिर से है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फार्मर्स विल बी मैक्सिमम बेनिफिटेड बाय फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये क्वेश्चन अब आया मज़ेदार, दो क्वेश्चन को एक साथ मिक्स कर दिया कि किस स्टेट के फार्मर सबसे ज़्यादा इससे प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, आम बात है, आपको पता होना चाहिए ये किसको मिलता है, ये मिलता है शुगर केन प्लांटर्स यानी शुगर केन फार्मर्स को। तो वो कहाँ पे, यूपी महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस, इन दोनों जगह शुगर केन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, करेक्ट आंसर ये आ गया। तो वही बताया जा रहा है कि शुगर केन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, ये क्या है, मेन स्टेट है जहाँ पे शुगर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये आप मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं पे भी दिखाने के लिए, ठीक है। सारे स्टेट दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे शुगर की प्रोडक्शन होती है। तो देख रहे हैं उड़ीसा आपको कतई नहीं दिख रहा है, ठीक है, और केरला आपको कतई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे शुगर केन नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो वही है, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये मेन स्टेट्स हैं, ठीक है। साउथ में जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए होता है, और ध्यान रखिएगा जो साउथ में जो शुगर केन होता है वो यूपी से अच्छा होता है, उसमें जो सक्रोज कंटेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इसके बाय प्रोडक्ट मोलस्क होता है, इसके ऊपर पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का देखें, बगासे जो है इसका बाय प्रोडक्ट है, ये भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट्स पूछे जा चुके हैं यूपीएससी के थ्रू, ठीक है। अब इसके बारे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी, ठीक है। जैसे कि प्रोडक्शन का पता नहीं है, लो यील्ड है, ठीक है, शॉर्ट क्रशिंग सीजन है, लो शुगर रिकवरी है, हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट है फेयर एंड रेम्यूनेटिव प्राइस मिलता है, ठीक है, किनके, शुगर केन फार्मर्स को, ठीक है। और स्टेट एडवाइस प्राइस अलग से देती है, अलग गवर्नमेंट होती है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड, ठीक है। चलिए
रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने अलग अलग प्रोविजंस बताए थे, अलग अलग चीज़ें बताई थी कैसे शुगर इंडस्ट्री को ठीक किया जा सकता है। तो मन करे तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि शुगर इंडस्ट्री जो है इंडिया में वो प्रॉब्लम में चल रही है, उससे रिलेटेड क्या ठीक कैसे ठीक किया जाए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, जो काम था प्रीलिम्स के हिसाब तक का वो सारे पॉइंट मैंने बता दिए क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी सब कहानी है, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पे जो डिवोल्यूशन होता है फंड्स का, रिकमेंडेशन बाय स्टेट फाइनेंस कमीशन, वो किस आर्टिकल के अंडर दिया हुआ है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। 243 जे, आई, के और एल, एम, क्या सही आंसर होगा? 243 आई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो क्या हुआ है, पंचायत को 10 लाख करोड़ का और ज़्यादा पैसा दिया जाएगा 2026 तक। तो ये पूरी पंचायती राज मिनिस्ट्री का पूरा सामने ये आया है। ठीक है, तो ये किस में आता है? पार्ट 9 आता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारे आर्टिकल इससे डील करते हैं। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल जो इसके अंदर रिलेटेड आता है वो 280 के अंदर आता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन वाला जो ये पूरा प्रोविजन है 243 आई के अंडर ये पूरी चीज़ें आती हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई हैं, किस तरीके से पंचायत अपना फंड कवर करती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, मैं इसके पर्सपेक्टिव से जितना काम था, इस क्या नाम है आपके प्री के पर्सपेक्टिव से और क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, वो सारा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कि अदर रिसोर्सेज क्या होते हैं, सब कुछ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आपके सामने है। मुल्ली परियार डैम से रिलेटेड हमेशा से न्यूज़ में रहता है। ठीक है, फेमस डैम है। ठीक है, तो चलिए इससे रिलेटेड सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक, पहला है कि ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लार और परियार रिवर पे है, कहाँ पे? कर्नाटका में। गलत, कर्नाटका में नहीं है। दूसरा है इट ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु, एकदम सही पॉइंट। और आर्टिकल 269 जो पार्लियामेंट में है वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात कुछ करता है, ये भी गलत है, 262 है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। ठीक है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो सब कमेटी बनाए जाने की बात कर रही है मुल्ली परियार डैम से रिलेटेड। ठीक है, तो वही है पूरा का पूरा पॉइंट। देखते हैं मुल्ली परियार डैम कहाँ पे? कॉन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लियार और परियार रिवर, केरला डिस्ट्रिक्ट में। इसे ऑपरेट और मेंटेन कौन करता है? तमिलनाडु करता है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है परियार, उसका वाटर इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। ठीक है, लाइफलाइन ऑफ केरला कहा जाता है। पेरिनियल रिवर है, हमेशा बहने वाली है, और वेस्टर्न घाट की साइड से निकलती है। परियार नेशनल पार्क यहीं पे है, और ये सब इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरस्टेट जो वाटर डिस्प्यूट है, ये हमेशा से चले आए हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल जो स्टेट एंट्री 17 जो है 7th शेड्यूल में, वो किस पे? वाटर से, वाटर सप्लाई से रिलेटेड है, स्टेट लिस्ट के अंडर आती है। और आर्टिकल 56 जो है यूनियन लिस्ट के अंदर, वो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरस्टेट रिवर वैली से है। ठीक है, और आर्टिकल 262 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो एडजुकेट कर सकता है डिस्प्यूट किसी भी दो स्टेट के बीच में, किससे रिलेटेड? वाटर से रिलेटेड। और पार्लियामेंट, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ के थ्रू ये प्रोवाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और कोई भी कोर्ट इसके ऊपर जुरिस्डिक्शन ना लें। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मतलब चाहे तो बना भी सकता है ट्रिब्यूनल, तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बना सकता है, आर्टिकल 262 के अंडर। अब ये देखिए कुछ मेजर वाटर डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिवर डिस्प्यूट्स हैं कुछ स्टेट्स के बीच में, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। आपके साथ मैच द फॉलोइंग, या कैसे भी करके आगे क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड पूछूंगा ही। ठीक है, चलिए, तो वही है किसके ऊपर ये डील होता है? पूरा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंडर इसे पूरा डील किया जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट भेजती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले मीडिएट करता है, नहीं बात होती तो ट्रिब्यूनल बना देता है। ठीक है, 2002 में सरकारिया कमीशन के अंडर इसमें कुछ चेंजेस किए गए। अभी कौन कौन से ट्रिब्यूनल्स चल रहे हैं? ये सारे ट्रिब्यूनल्स आपके चल रहे हैं। ठीक है, ईयर भी ध्यान रखना है, कौन से स्टेट के बीच में, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चंस निकल के आते हैं, मजाक की बात नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि देखिए इसमें और कुछ नहीं खास है, पूरा का पूरा अब यहाँ से जो आ गया ये पूरा मेंस वाला हिसाब किताब आ गया। ठीक है, कि किस तरीके से सारी प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम है ट्रिब्यूनल्स में, तो ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड कराने लायक नहीं है। ठीक है, सारे पॉइंट्स में डालें ताकि आप पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नेपाल भारत मैत्री से रिलेटेड, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि नेपाल भारत मैत्री जो है डेवलपमेंट पार्टनरशिप जो है, ठीक है, ये इनिशिएट किया है इंडिया ने फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम है ये। ठीक है, दूसरा है दिस इनिशिएटिव अनदर माइलस्टोन इन स्ट्रेंथनिंग कल्चरल टाइज विद दिस। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड सी
तो ए फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पशुपति नाथ टेम्पल। ठीक है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि क्या इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए तो चलिए पशुपति नाथ टेम्पल, इसके बारे में हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात करते हैं इसमें, लॉर्ड शिवाजी को डेडिकेटेड है, और ये कहाँ पे है, बागमती रिवर पे है। ठीक है, कहाँ पे, भूटान में। और दूसरा है हिंदू केवल एंटर कर सकते हैं गेट से, तो भूटान या नेपाल में है, तो 1 और 3 केवल करेक्ट आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए कि गालवन रिवर जो है वो अक्साई चीन से लद्दाख में बहती है, और ये अपस्ट्रीम ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम की। नहीं, झेलम की नहीं, इंडस की है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ओनली ए, मतलब आपका 1 केवल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेक्सामेथासोन। ठीक है, तो ये आपकी एक दवा थी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मैंने पूछा हुआ है, तो वही सारे पॉइंट्स आपको बना के बस नए तरीके से आए, और ये मेनली बेसिक रिवीजन क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें बेसिकली कोशिश ये रहती है मेरी कि आप चीज़ें रिवाइज कर लें वापस थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है जेनरिक स्टेरॉइड है। ठीक है, फिर दूसरी बात है वाइड रेंज ऑफ डिसीजेस को ठीक करता है ये सारी की सारी, तो ध्यान रखना है स्टेरॉइड ड्रग है। ठीक है, तो डी ये करेक्ट ऑप्शन है इसका। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनार लेक से रिलेटेड आपका, इसे देखिए। ठीक, कि ये क्या है, एक एस्टेरॉइड कोलोजन की वजह से बनी है प्लेस्टोसीन एपॉक में, और सैलिनिटी और एल्गी की वजह से इसका कलर चेंज हो रहा है, पिंक कलर की हो रही है, और रिच ऑक्सीजन कंटेंट है 1 मीटर के नीचे। नहीं, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, हमने कहा था कि 1 मीटर के नीचे ऑक्सीजन की कमी है इसमें, तो 1 और 2 यानी आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि वन ऑफ द ऑर्गन है। ठीक है, और मेंटेन करती है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी। ठीक है, एकदम सही, सारे कीवर्ड पकड़िए बस। ओनली यूएन बॉडी है जो ऑथराइज करती है बाइंडिंग रेजोल्यूशन, एकदम सही, ये सबसे मेन पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो बोथ, ठीक है, सी आंसर विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद अब बात आ रही है कि कुछ सालों में, फ्यू डेकेड्स में क्या हो रहा है, ड्राई स्पेल्स बढ़ गए हैं। ये हमने किया ही था पूरा का पूरा, हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ वेट स्पेल है जो वो इंक्रीज हो गए हैं, और सेंट्रल इंडिया में 75% से ज़्यादा मोर एक्सट्रीम रेनफॉल देखने को मिल रहा है। जो पिछला क्वेश्चन जब इस टाइम पे आप 18 तारीख का देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे मोर नहीं लेस लिखा हुआ था। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन चेंज होंगे, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये रिवीजन वाले हैं, तो आंसर को सीधा सीधा स्टेटमेंट को वैसे रखा है, चेंज करने की कोशिश नहीं की है, ताकि आपको चीज़ें ध्यान रहे कि हाँ ये सीधी सीधी स्टेटमेंट थोड़ी मुझे पता होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट आपका इसमें आपको पता करना है, तो कौन सा हो जाएगा, नन। ठीक है, चलिए अब 17वां क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज बिहेवियर के ओवर द इंडियन रीजन, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था 16 भी आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फर्स्ट असेसमेंट है। ठीक है, एकदम सही बात है। इट बीन पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स ने कहा किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे। तो पुरानी वीडियोस देखिए, पुरानी वीडियोस में बहुत डिटेल में कराए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस, और इसी तरीके से जब एग्जाम का टाइम आ जाता है तब बच्चा सोचता है कि बंधु आया कहाँ से क्वेश्चन हुआ। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस कंसंट्रेशन का एमिशन के थ्रू क्या करना, बढ़ना आरटीपी का। ठीक है, और रेडिएटिव फोर्सिंग का बढ़ना। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है कि रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन सनलाइट एनर्जी एंटर कर रही है जो एब्जॉर्ब एंटर कर रही है, उन दोनों को माइनस कर दो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मेनली इसका ध्यान रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस की कंसंट्रेशन से रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए, जूनोसिस से रिलेटेड है। चलिए पहला पॉइंट कहता है जूनोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है ओनली, है क्या ऐसा होगा, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, लैंड बेस के कारण क्या हो सकता है, जूनोसिस बढ़ सकता है। ठीक है, सही बात है, लैंड यूज से, अगर लैंड का यूज ज़्यादा लैंड यूज़ करेंगे तो जानवर और इंसान ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो ये बढ़ सकता है, और लैंड यूज़ के कारण CO2 का जो है वो भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो दूसरी यानी बी विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन देखिए,
डेजर्टिफिकेशन का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, ठीक है, एकदम सही बात है। और यूएनसीसीडी जो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन सोली नॉन बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग नहीं, ये बाइंडिंग है सोली, ठीक है, केवल एकमात्र बाइंडिंग एग्रीमेंट है इससे रिलेटेड। तो आपकी केवल पहली स्टेटमेंट यानी ए विल बी योर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट फोर्स मेजॉर की बात करते हैं, क्या होता है जो आपके काबू में नहीं है, अपने आप होने वाली चीज़ है, ठीक है, कहते हैं भगवान के द्वारा किया गया कृत्य टाइप, ठीक है, ठीक है, ओ माई गॉड मूवी देखिए वैसी वाली टाइप की, OMG वाली। तो कौन सी है इसमें, बोथ स्टेटमेंट सही है, दोनों अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप इतना समझ चुके हैं कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये निकल के आते हैं, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा है, इस बार लगातार हर दूसरे तीसरे एडिटोरियल में इसका इस्तेमाल होता है, तो पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पूछने आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ी कहानी बात करते हैं टॉम एंड जेरी के बारे में, बहुत ज़्यादा क्लासेस हमारी ऐसी चलती रहती हैं, तो चलिए टॉम एंड जेरी सीरीज़ हम आज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो टॉम एंड जेरी सीरीज़ में हमारा जो हम कर रहे हैं अपनी, तो हमारे जितने देखिए MCQs जो ख़त्म थे, हमारे जो करंट अफेयर के MCQ हैं वो आज के हमारे ख़त्म हैं, ठीक है। अब हम अपना जा रहे हैं स्टैटिक पोर्शन करने, और स्टैटिक पोर्शन में आज हम करेंगे क्या, टॉम एंड जेरी को, ठीक है। तो हम समझते हैं टॉम एंड जेरी हमें क्यों करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉम एंड जेरी कौन है आपको पता है, हम लोग कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो हमारे टॉम एंड जेरी कौन है, ये टॉम हमारी यानी पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ले लो, पार्लियामेंट ले लेते हैं, बेटर है, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं जेरी, जेरी कौन है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो जेरी थोड़ा दिमाग वाला है, देखते हो थोड़ा दिमाग वाला है, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं। और टॉम क्या शरारती है, ठीक है, शरारती करता रहता है, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में खुरापात चलता रहता है। तो टॉम एंड जेरी की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो टॉम एंड जेरी की कहानी में ये है कि दोनों के बीच में आपस में झगड़ा लगातार चलता रहा, टसल चलता रहा, क्यों कैसे क्या हुआ इसे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा टसल है वो ये है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ठीक है, क्या उन्हें लिया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद ही ये पूरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। तो उसी पूरे टसल को हम देखेंगे, और यहाँ पे जो आज का टॉपिक है आपका दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हीं दोनों की इस लड़ाई में क्या निकल के आया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें एक चीज समझनी होगी, ठीक है। एक तो समझना होगा आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है, कहता है लॉ की डेफिनेशन, ठीक है। लॉ की डेफिनेशन की, लॉ की डेफिनेशन क्या होगी, अगर कोई भी ऐसा लॉ, एक्ट, कानून, लेजिस्लेशन, ऑर्डर पास होता है जो वायलेट करता है क्या, फंडामेंटल राइट्स को, तो सुप्रीम कोर्ट अपने जुडिशियल रिव्यू की कैपेसिटी में उस लॉ को नल एंड वॉइड कर सकता है। ये है आर्टिकल 13। तो अगर आपसे पूछे जुडिशियल रिव्यू किसमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 13 में मिलता है। आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन है, लॉ कौन कौन से होंगे ये लिखा हुआ है। अगर वो लॉ जो बनाया गया है फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इनवैलिड कर सकता है जुडिशियल रिव्यू कैपेसिटी के अंडर, ठीक है। तो ये मेन चीज थी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं बात, सारा खेल तब हुआ कि क्या फंडामेंटल राइट्स को लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये बनाया है इन्हीं को इसी तरीके से देखते चलिए। देखिए पहले आया, सबसे पहले यार तो ये नहीं मिलता, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू टॉम ने क्या किया, टॉम यानी आपकी गवर्नमेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। देखिए मुंह कैसे बना रहा है, वो मैंने कर दिया, ठीक है, चुपचाप। तो इसके बाद हुआ कि भाई जो खत्म कर दिया गया तो केस किया गया, तो केस आया किस नाम से, शंकरी प्रसाद केस 1950 पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को वैलिड माना, राइट टू प्रॉपर्टी गया उसके लिए ठीक माना, और ये कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आते हैं। मतलब अगर कोई अमेंडमेंट किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर, तो वो लॉ की डेफिनेशन में नहीं आता, किस आर्टिकल 13 में। तो सुप्रीम कोर्ट या कोई कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। सारा खेल यही है बस, ठीक है, कि क्या नाम है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हैं वो क्या नाम है, आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितने आराम से सहला रहा है, इसने कुछ कांड करके आया, देखिए कितने प्यार से जेरी यहाँ पे सहला रहा है। कोई बात नहीं बेटा, तू जो काम करके आया ठीक है, आराम से सो मस्ती में, ठीक है। मैंने बोल दिया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 की डेफिनेशन में आता है, टेंशन नहीं बनते, ठीक है। बट
टॉम कहाँ मानने वाला, ठीक है। वो लेके आ गया 17th अमेंडमेंट एक्ट 1972 और उसमें उसने क्या किया, 9th शेड्यूल के अंदर चीजें डालनी शुरू की, 9th शेड्यूल लेके आया, ठीक है। अब 9th शेड्यूल के अंदर क्या होता है कि कुछ चीजें डाली 9th शेड्यूल के अंदर, तो 9th शेड्यूल में अगर कोई चीज डाल जाती है तो उसके ऊपर कोर्ट क्या नहीं कर सकता, कोई भी फैसला नहीं ले सकता, कोर्ट की स्क्रूटनी के बाहर हो जाता है वो फैसला। तो इसलिए देख रहे हो उसे तलवार के थ्रू से कोंच रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके कारण टॉम जेरी को गुस्सा आ जाता है और जेरी इसकी कर देता है धुनाई देखिए कि ऐसा तूने क्यों किया। और क्यों, क्योंकि ये केस गया आगे गोलकनाथ केस 1967 और इसमें इसने कहा, क्या नाम है हमारे जेरी भाई साहब ने, कि जो फंडामेंटल राइट हैं वो है ट्रांसीडेंटल और इम्यूटेबल, मतलब उन्हें आप खत्म नहीं कर सकते। और क्या कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो आर्टिकल 13 के अंडर आता है, मतलब वो लॉ की डेफिनेशन के अंडर है, मैं उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी कर सकता हूँ, जुडिशियल रिव्यू कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद टॉम भाई साहब फिर से नहीं मांगे, वो लेके आ गए 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 और उसमें उन्होंने अमेंड कर दिया आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 368 को। और इसमें यह था कि कैन टेक अवे एनी फंडामेंटल राइट एंड वो जो किसी भी फंडामेंटल राइट को ले सकता है और ये लॉ की डेफिनेशन के अंडर नहीं होगा, अंडर आर्टिकल 13, मतलब कोई भी जो कोर्ट है उसकी क्या नहीं कर पाएगा, जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे बजाई चुटकी और अपना डांस करना शुरू कर दिया, ठीक है, कि मैंने तो भाई ये कर दिया है। तो इसके बाद आया केशवानंद भारती केस 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भाई अपनी थोड़ी दोस्ती निभाई, देखिए शरीफ सा बना सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और कहा कि ठीक है 24 अमेंडमेंट में जो आपने बात कही है वो ठीक है कि आप फंडामेंटल राइट ले सकते हो, बट इसने कहा कि कुछ है जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसे आप बदल नहीं सकते। और इस बेसिक स्ट्रक्चर का इसने क्या लगा दिया, ऐसे हेडफोन अपने सर पे लगा लिया और उसके बाद यही धुन बजा के बैठा रहा कि जो भी कुछ है बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसी के नाम पे आगे सारी की सारी चीजें क्या करेगा, इसके लॉ की खराब करते रहेगा, जो भी कानून बनाएगी गवर्नमेंट। तो भाई टॉम को इसके बाद और चैन नहीं आया, तो वो लेके आया 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इंदिरा गांधी के टाइम में। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं और स्पीकर हैं इनके इलेक्शन को बाहर रख दिया गया, किसके, जुडिशियल रिव्यू के, ठीक है। तो देखिए कितना खुश है, क्योंकि स्पीकर की पावर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मनी बिल, कौन सा बिल मनी बिल होगा ये कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर करेगा। 10th शेड्यूल जो है उसके अंडर कौन लेगा, क्या नाम है, स्पीकर लेगा, तो बहुत ज्यादा पावर होती है। तो इसलिए इसने ऐसा किया और मस्त आराम से डांस करने लग गया, ठीक है। अब इस पे तो दिमाग खराब हो गया, तो आया इंदिरा नेहरू केस 1975। ध्यान रखिएगा इसके बाद यही सारी चीजें आती हैं, कांड ये हुआ उसके बाद केस ये हुआ, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड कर दिया 39th अमेंडमेंट एक्ट के इस प्रोविजन को। देखिए दांत पूरे तोड़ डाले, ठीक है, पूरी तरीके से। और फिर से अपना ये लगाया, हेडफोन जो लगा रखा था उसी के थ्रू क्या बोला कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात है, काहे भूल जा रहे हो, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद टॉम फिर भी नहीं रुका, टॉम बोला अब तो ऐसी तैसी गया, अब मैं और आगे जाऊंगा। और इसने क्या किया, 42nd अमेंडमेंट लेके आया और यहाँ पे इन्फिनाइट पावर ले ली, अमेंड कर दिया आर्टिकल 368 को और कहा कि पार्लियामेंट जो चाहे फंडामेंटल राइट ले सकती है और ये किसी भी कोर्ट में क्या नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बस इन्फिनिटी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी कोर्ट में इसका जुरिस्डिक्शन नहीं हो सकता है। तो देखिए कोर्ट की धुनाई इस तरीके से इसने कर डाली, ठीक है। तो उसके बाद आया मिनर्वा मिल केस, कोर्ट ने कहा ऐसी तैसी, ठीक है, अब देख मैं करता हूं कैसी। तो मिनर्वा मिल केस 1980, इसने इनवैलिडेट कर दिया ये वाला प्रोविजन, किसका, सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या दिया, अलादीन जिद का कॉन्सेप्ट दिया, अभी बताता हूं क्या है, ठीक है। और देखिए इस तरीके से टॉम की धुनाई कर दी अपने कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इसने एक ही राग बजा के रखा, किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। सोचिए ये गाना बज रहा है बेसिक स्ट्रक्चर का और ये कुछ सुन ही नहीं रहा, हर बात पे बस केवल क्या बोल देता है, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हो रहा है। देखिए अलादीन का और जिन का कॉन्सेप्ट सुनिए, अलादीन को जिन से कितनी चीजें मांग सकता था, 3 विशेष मांग सकता था, ठीक है। तो 3 विशेष अगर मांग सकता था तो उसमें से पहली कंडीशन है कि एक विश ये नहीं होगी कि मेरी जो विशेष है वो अनलिमिटेड कर दो, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिकल 368 के अंदर जो पावर है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, वो लिमिटेड पावर है, ठीक है। इस लिमिटेड पावर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते इसको बढ़ाने के लिए, तो इस तरीके से आपकी धुलाई की जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हो गया मिनर्वा मिल केस। एट लास्ट दोनों के बीच में झगड़ा शांत हुआ, वामन राव केस आया, ठीक है, और दोनों में क्या हुआ, दोस्ती यारी वापस हो गई। कैसे, बेसिक स्ट्रक्चर की बात मान के रखी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है।
और आफ्टर 24 अप्रैल 1973 के बाद जो कुछ भी जजमेंट आएंगे, जो भी केस होंगे, उसके ऊपर केवल क्या होगा, जुडिशियल स्क्रूटनी होगी, बाकी नहीं होगी। तो देखिए दोनों दोस्ती यारी आराम से चिम्मी चिप्पी चल रही है, दोनों घूम रहे हैं, दोनों ताली ताली खेल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वापस मामला शांत हो गया, क्योंकि ज्यादा दिन चल भी नहीं सकता, कब तक चलाओगे ये दोनों के बीच में टसल, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ठीक है। अब कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रख लीजिए। जे.आर. मुधोलकर जो थे वो इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं, किसको रेफरेंस लेते हुए, पाक सुप्रीम कोर्ट 1963 के जजमेंट को, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोपाउंड किया जस्टिस हंसराज ने केशवानंद भारती केस में, ठीक है। और इसका सोर्स क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, और इंस्पायर्ड कहां से है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर साफ मेंशन है, ठीक है। सो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल रिलैक्सेशन स्टडी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर पीडीएफ एंड अदर थिंग। दिस इज माय कोड, आप इसे यूज कर सकते हैं फॉर योर 10% डिस्काउंट। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, ठीक है। किसी तरह की क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, और पीडीएफ आपको यहाँ पे इस पे मिल जाया करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।